दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 2024 की अब तक की सबसे खतरनाक सर्वाइवल कहानी होने वाली। ये कहानी दुनिया खत्म होने के बाद की कुछ ऐसे बचे हुए खूंखार प्राणियों को दर्शाती है जो जिंदा रहने के लिए नरभक्षी बन जाते हैं। और ये सब कुछ आखिर कैसे होता है ये जानते हैं। कहानी की शुरुआत कोरिया के जगमगाते शहर सियोल से होती है, जहाँ पर डॉक्टर यांग यीसु एक बेहद ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे हैं। उनके खून से लथपथ हाथ और ज़मीन पर रेंगती मरी हुई छिपकलियों को देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि ये अध्ययन पूरी तरीके से गलत दिशा में जा रहा है। यहाँ तक कि अपने साथी डॉक्टर्स के लाख मना करने के बावजूद भी डॉक्टर यांग नहीं मानते और उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी, जिससे ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि डॉक्टर यांग इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी कर सकते। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बेटी किसी गंभीर बीमारी के चलते हुए मर रही है और यांग को किसी भी कीमत पर उसे बचाना है। आखिरकार उसका ये प्रोग्राम सफल हो भी जाता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी बेटी को वैक्सीन देने वाला होता है तभी वहां पर भारी सैनिक बल आ जाता है और यांग को उसका ये एक्सपेरिमेंट वहीं पर रोकने का निर्देश दिया जाता है। असल में दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में यांग ने काफी लोगों की जान ले ली थी और जब उसे वो बेशकीमती दवा मिल गई तभी न जाने कैसे सरकार अब उसके रास्ते का रोड़ा बनने लगी। परंतु यांग को तो अपनी बेटी की जान किसी भी तरह से बचाना है। वो पुलिस कर्मियों की बातों को नजरअंदाज करके उस वैक्सीन को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसके हाथों में गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। डॉक्टर यांग उनके सामने काफ़ी रोते भी हैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। उनसे भीख भी मांगते हैं, लेकिन वो उसकी वैक्सीन छीन लेते हैं और उसे गिरफ्तार करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से न जाने कहां से धरती में प्रलय आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखती हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ सियोल शहर भी तबाह हो चुका है। अब पृथ्वी पर कुछ ही गिने चुने लोग बचे हुए हैं, जिसके पास ना तो खाने का कोई ठिकाना है, ना ही साफ पानी पीने का कोई जुगाड़। अब हमें शहर की बीहड़ इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन नाम का एक लड़का शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है कि तभी उसे कुछ मगरमच्छ दिखाई देते हैं और वो उसे मगरमच्छ की आंखों पर हमला कर देता है, लेकिन गलती से निशाना चूक जाता है और गुस्से में मगरमच्छ उल्टा उसी पर हमला कर देता है। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था, वो मगरमच्छ के मुंह का निवाला बनने ही वाला होता है कि अचानक से वहां पर नाम सुन आकर अपने एक ही वार में मगरमच्छ के सर को अलग कर देता है, जिससे वैन की जान बाल बाल बच जाती है। दोस्तों, ये दोनों सियोल के एक गांव के शिकारी रहा करते हैं जो बाजार में मीट की दुकान लगाते हैं और इसके बदले में लोगों से साफ पानी, कपड़े, चावल जैसी अन्य ज़रूरतें चीज़ें लेते हैं, क्योंकि उस समय पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। इसी गांव में सूना नाम की बेहद खूबसूरत लड़की अपनी दादी के साथ रहती है। उसे आर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी और घर में मौजूद सभी चीज़ों को उसने अपनी कारीगरी से सजाया था। सूना की दादी चाहती है कि उनकी पोती एक गांव से दूर ऐसी किसी महफूज जगह पर चली जाए जहां पर उसे खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, परंतु सूना अपनी दादी को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आखिर उसके अलावा उनका ख्याल रखने वाला है कौन। उसके बाद बाजार में आज वैन और नामसुन इस मगरमच्छ को काट कर उसका मांस बेचने के लिए दुकान लगाते हैं, जहाँ पर गाँव के तमाम लोग अपने साथ कुछ न कुछ उन्हें देने के लिए ला रहे थे। सूना भी वहाँ आती है, मगर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो नामसुन की बनी हुई एक पेंटिंग उसे देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब मीट का सबसे बड़ा टुकड़ा सूना को सौंपता है। इतनी ही देर में वहाँ पर लोकल गुंडे पहुँच जाते हैं, जो अक्सर गाँव के लोगों को परेशान करते थे, उनके घरों में चोरी करते थे और साथ ही साथ लड़कियों को भी छेड़ते थे। गाँव वाले उन्हें देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये गुंडे की नज़र सूना पर पड़ती है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जो कि वैन से बिल्कुल देखा नहीं जाता। वो उसकी जान बचाने के लिए उन लोगों से भिड़ जाता है। अब तादाद में ज़्यादा होने की वजह से वो सभी वैन पर भारी पड़ते हैं। यहाँ वैन को इस तरह गुंडों से मार खाते हुए देखकर नामसुन से रहा नहीं जाता और फिर वो अकेले ही सबकी धुलाई करने लगता है। जिस तरह से नामसुन उन लोगों को मार रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इसी बीच नामसुन की नज़र गुंडे की जेब पर पड़ी साफ पानी की बोतल पर जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि आसपास के इलाके में इतना साफ पानी मिलना बेहद मुश्किल है। और वो उसे पूछता है कि ये पानी उसे कहाँ से मिला, जिस पर वो बताता है कि ये उसे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से मिला है। यह हमें मालूम पड़ता है कि ये गुंडे वहाँ की सबसे ताकत इंसान टाइगर के लोग थे, जिन्हें जाते जाते नामसुन धमकी देता है कि वो अपने मालिक टाइगर से कह दे, उन्हें मना किया कि अगर उसका कोई भी आदमी यहाँ दिखाई दिया तो वो मगरमच्छ की जगह उसका मांस बेचेगा। नामसुन का नाम सुनकर सभी गांव वाले हैरत में पड़ जाते हैं,
क्योंकि दोस्तों नामसुन उस एरिया का सबसे मशहूर गैंगस्टर हुआ करता था जिसके नाम से आज भी लोग डरते हैं। अब इसके बाद वैन नामसुन को सलाह देता है कि उन्हें उसी अपार्टमेंट में जाना चाहिए जहाँ पर साफ पानी और खाने का पूरा प्रबंध है, परंतु नामसुन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री फंड में नहीं मिलती और हर चीज़ की एक कीमत होती है। उधर सूना के घर पर उसी अपार्टमेंट से आए हुए कुछ लोग मौजूद थे जिनका काम देश की युवा पीढ़ी को पढ़ाना था ताकि वो दुनिया को प्रगति के रास्ते पर ले जा सके और जनसंख्या बढ़कर सब कुछ बैलेंस कर सके। वो सूना को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु सूना दादी को छोड़कर कभी भी नहीं जाने को तैयार होती, जिस पर वो उसे भरोसा दिलाते कि वो एक वृद्धाश्रम में उनकी दादी को छोड़ देंगे जहाँ पर पूरी व्यवस्था है, साथ ही साथ उनका इलाज भी करवाएंगे और जब वो सही हो जाएंगी तो वो भी उनके साथ अपार्टमेंट में रह सकती है। जिसके बाद सूना मान जाती और वो लोग उन दोनों को अपने साथ ले जाते। सूना के जाने की खबर सुनकर तो बेचारा वैन का दिल ही टूट जाता है, लेकिन जाते जाते सूना उसे उसकी ड्राइंग तोहफे के तौर पर देती है, जिसे देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि प्यार सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते। हालांकि दोस्तों सूना के जाने के सबसे ज़्यादा अफसोस अगर किसी को था तो वो था नामसु, क्योंकि अपनी बेटी को प्रलय में खोने के बाद उसे ही वो अपनी बेटी मानता था और उसकी दी हुई वो सारी पेंटिंग्स को अपने घर की दीवारों पर बेहद ही हिफाजत से सजा के रखता था। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट आए हुए वो लोग गांव के अन्य जवान लोगों के साथ सूना और दादी को ले जा रहे होते। रास्ते में उसकी मुलाकात ली नाम की एक लड़की से होती है जिससे उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और जाते जाते वो उस जगह की एक ड्राइंग भी बनाती है। तभी अचानक ज़्यादा चलने की वजह से दादी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर जैंग उसे समझाती है कि पास में ही उनके लोगों द्वारा आपातकाल स्वस्थ व्यवस्था की गई है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारी टीम तुम्हारी दादी का पूरा ख्याल रखे और उनके अच्छे होती उन्हें तुम्हारे पास छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरह से ली के दादाजी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए उन दोनों बुजुर्ग ग्रुप से किनारे करके कहीं दूसरी जगह पर ले जा रहे थे, लेकिन असलियत में ये उनका सिर्फ और सिर्फ एक चाल होती है। आगे चलकर वो उनकी पीठ में छुरा भोंक कर उन्हें मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ रात में शिकार पर निकले वैन और नामसुन को ये सब देख लेते हैं। वो दोनों अधिकारियों से लड़ने लगते हैं, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि ये दोनों शख्स मर ही नहीं रहे थे, बल्कि मरने के बाद वो दोबारा से जिंदा हो रहे थे और दुगनी फुर्ती से लड़ रहे थे। नामसुन और वैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों को काबू में कैसे लाया जाए। जिसके बाद वहाँ पर इनहू नाम की एक लड़की आती है और वो उन्हें बताती है कि इन्हें मारना है तो तुम्हें इनकी गर्दन काटनी पड़ेगी, वरना इसी तरह ये अंडरटेकर बनकर तुम दोनों को थका थका कर मार डालेंगे। नामसुन समझ चुका था कि उस अपार्टमेंट में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर वो लोग कहीं सूना को भी ऐसे ही ना मार दें या फिर उसे भी अपनी तरह नरभक्षी ना बना दें। इसीलिए वो सूना की दादी की अंतिम संस्कार करके सीधा अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता। लेकिन इससे पहले कि वो उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता, रास्ते में उसे इनहू मिलती है। उसे वहां कदम रखने से पहले उसे खौफनाक जगह के बारे में बताना चाहती है। इसी के साथ ये कहानी कुछ साल पहले वहीं पर चली जाती है जहां से सियाल शहर ने तबाही का मंजर झेला था। दरअसल दोस्तों ये वो वक्त था जब भूकंप आने के बाद इनहू सेना की उस टुकड़ी का हिस्सा बन जाती है जो कि भूकंप के बाद जिंदा लोगों की जान बचाने में लगी थी। उन्होंने एक अपार्टमेंट को गांव में बचे लोगों के लिए कैंप बना रखा था। तभी एक रोज वहां पर एक डॉक्टर यांग पहुंचते हैं और शुरुआत के कुछ दिन तो काफी ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन बाद में अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। गांव के लोग इनहू से शिकायत करते हैं कि डॉक्टर यांग उनके बच्चों को इलाज के नाम पर ले जा रहे हैं लेकिन कभी वापस नहीं ला रहे। जिसके बाद इनहू गुस्से में आग बबूला हो जाती है और डॉक्टर यांग को शाम होने तक गाँव के सभी बच्चों को वापस लाने को कहती है। तभी डॉक्टर इनहू के साथ मौजूद एक सैनिक को मारकर दोबारा जिंदा कर देते हैं और उससे कहते हैं कि देखो यही मेरा आविष्कार है, मैंने उन बच्चों की मदद से एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिसकी मदद से इंसान कई सालों तक बिना खाना पानी के जिंदा रह सकता है या फिर यूं कहो कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकता है। दोस्तों यही वैक्सीन डॉक्टर यान ने तबाही के समय खुद को दी थी, जिस कारण वो आज तक जिंदा है। लेकिन यूनहोन अच्छे से जानती है कि डॉक्टर यांग इस तरह आम इंसान की जिंदगी तबाह कर रहा है, इसीलिए वो उसका विरोध करती है। जिसके बाद यांग के आदमी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और वो भागकर नामसुन के पास पहुंचती है। उन बच्चों की जान बचाने के लिए नामसुन से गुजारिश करती है। हालांकि इसके लिए नामसुन मान भी जाता है क्योंकि सूना भी वहीं पर फंसी हुई है। पर अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए और डॉक्टर यांग से मुकाबला करने के लिए उन्हें एक उम्दा प्लान की जरूरत थी, क्योंकि वहां पर निहत्थे जाना किसी मौत को दावत देने जैसा है। इनहू नामसुन को बताती है कि अपार्टमेंट के चारों तरफ मिलिट्री का पहरा है और अगर वहां सूना और बाकी मासूम बच्चों को बचाना है तो सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी जिस पर नामसुन को टाइगर और उसके लोगों का ख्याल आता है। जी हाँ, वही टाइगर जिसके गुंडे बस्ती में जाकर लोगों को परेशान करते थे।
अब यहाँ पर नामसुन के हाथों से मार खाकर टाइगर सब कुछ उगल देता और बताता है कि वो डॉक्टर यांग को हर हफ्ते बस्ती के कुछ बच्चों की तस्करी करता था, जिसके बदले में वो उसे साफ पानी देते थे, बंदूकें भी और खाने पीने का सामान भी। उधर जैंग सबको लेकर अपार्टमेंट पहुंचता है, जहां डॉक्टर यांग सबसे मीठी मीठी बातें कर रहा था कि तुम लोग दुनिया को बचाने वाले हो, जिसे सुनकर ली सबसे ज़्यादा खुश होती है। अब बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है क्योंकि पेरेंट्स अपार्टमेंट में काम करेंगे और बच्चों को शिक्षा और सर्वाइवल की क्लास दी जाएगी और दिन में एक बार पेरेंट्स को बच्चों से मिलने दिया जाएगा। साथ ही साथ पेरेंट्स को रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है और जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है उसे खाने पीने का ज़्यादा अच्छा सामान तोहफे के रूप में दिया जाता है। और यहीं से सुना को दाल में कुछ काला लगने लगता है, लेकिन जब वो क्लास में पढ़ने जाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा झोल है। वो देखती है कि क्लास की अधिकतर बच्चों के कान के नीचे यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास एक छेद करके दोबारा टाका लगाया गया और बच्चे क्लास में कुछ इस तरह बैठे हुए हैं जैसे कि वो बेसुध बेहोशी की हालत में हो। उनकी आंखें और कान खुले हुए हैं। सभी बच्चे जिंदा लाश की तरह बस बैठे थे। तभी क्लास में डॉक्टर यांग आते हैं और नए बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे कहते हैं कि यहाँ मौजूद हर एक नौजवान हमारे देश का भविष्य है, जिसके स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके डाइट में साफ पानी और बेहद ज़रूरी चीज़ें डाल रहे हैं और यही हमारा आप पर सबसे पहला प्रयोग है। ये सुनकर ली डॉक्टर यांग से कहती है कि मैं इसमें आपकी मदद करना चाहती हूँ। वहीं सुना डॉक्टर यांग से अपनी दादी के बारे में पूछती है, जहाँ डॉक्टर यांग उसे कहते हैं कि तुम्हारी दादी जल्दी 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगी। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसीलिए उनकी हालत में सुधार होने में टाइम लग रहा है। लेकिन सूना को पूरी तरह शक हो गया था कि ज़रूर इन लोगों ने उसकी दादी के साथ कुछ किया और इसी शक की वजह से एक अच्छा काम भी करती है। और वो काम ये था कि जब डॉक्टर यांग उसे पीने के लिए पानी देते हैं तो वो उसे नहीं पीती क्योंकि दोस्तों उसमें कोई केमिकल मिला हुआ था। इसके बाद डॉक्टर यांग काफ़ी उत्सुक दिख रही थी। ली को अपने साथ ये बोलकर ले जाते हैं कि वो उसके साथ एक बहुत खास प्रोजेक्ट में काम करेंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लैब में यांग आर्मी का एक सार्जेंट खुद को एक खास तरह का इंजेक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से सार्जेंट के शरीर में काफ़ी चेंज आने लगते हैं। वो भी अब पहले से ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर वो अपना पेट भर रहा था। बस सार्जेंट को इस बात की दिक्कत थी कि अभी तक उसे हर हफ्ते ये इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, जबकि डॉक्टर यांग ने उसे वादा किया था कि वो सिर्फ 2 या 3 इंजेक्शन देंगे, इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी कुछ भी उसे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रात में मौका पाते ही सूना अपने कमरे से बाहर निकलकर मुआयना लेने लगती है। वो सीधे लैब में पहुंचती है, जहां पर उसे डॉक्टर यांग के खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है, जो कि नौजवान बच्चों के दिमाग से जुड़ा हुआ था। इसके बाद वो लैब में ली को भी देखती है, जिसके दिमाग में बहुत ही भारी भरकम मशीनों को कनेक्ट किया गया था और वहां से कोई केमिकल निकाला जा रहा था। तभी अचानक वहां डॉक्टर यांग आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूना लैब में ही छुप जाती है। डॉक्टर यांग के साथ ली के माता पिता भी वहां आ जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पिछले 3 दिन से देखा नहीं था। वो उसे देखने के लिए तड़प रहे थे और जब वो ली को इस हालत में देखते हैं तो बेचारे काफ़ी रोने लगते हैं। वो अपनी बेटी को जगाने के लिए उस मशीन को टच करते हैं, जिसकी वजह से ली की वहीं मौत हो जाती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हुई छेड़छाड़ को देखकर डॉक्टर यांग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके माँ बाप को वहीं मार डालता है, जिसके बाद उसकी नज़र किनारे में छुपी बैठी सूना पर पड़ती है, जिस पर ली की जगह उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब सूना उसे पूछती है कि तुम बच्चों के दिमाग के साथ क्या करते हो, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि बच्चों के दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर खास एनर्जी रिलीज होती है, जिसके सहारे से मैं अपने प्रयोग को सफल बना सकता हूँ। और जो पानी में बच्चों को देता हूँ उसमें एक खास तरह का केमिकल होता है जो इस एनर्जी को वैक्सीन में बदलने के काबिल बनती है। यहाँ तक कि मैं खुद इस वैक्सीन के सहारे आज तक जिंदा हूँ। बस इस एनर्जी के निकलने के बाद बच्चों के शरीर में ज़रूरी तत्व नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से उन्हें ताकत नहीं मिल पाती और इसी कारण वो जिंदा रहकर भी मरी हुई लाशों के समान हो जाते। वेल डॉक्टर यांग इससे पहले ही सूना को उस एनर्जी निकाल पाते। उस अपार्टमेंट में टाइगर के ट्रक की मदद से नामसून और वैन धाबा बोल देते और मिलिट्री को चकमा देते हुए फिर वो सभी अपार्टमेंट के बेसमेंट में पहुंच जाते। मगर उन्हें क्या ही पता था कि असली युद्ध अब शुरू हुआ है, क्योंकि जब डॉक्टर यांग को मालूम पड़ता है कि एक्सपेरिमेंट को तबाह करने के लिए कोई दुश्मन घुसा है तो वो उन लोगों को छोड़ देता है जो अब नरभक्षी यानी कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं। मगर अपनी शॉर्ट गन से नामसून एक एक करके सबको ठिकाने लगा देता है। बच्चों के माँ बाप के पास पहुंचता है और उन्हें अपने अपने बच्चों को वहां से लेकर भाग जाने की सलाह देता है। इधर डॉक्टर यांग वैक्सीन बनाकर खुद को इंजेक्ट कर रहा था कि ताकि वो दोबारा से जिंदा हो सके।
लेकिन ये दवा उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। आखिरकार ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि सूना ने तो वो पानी पिया ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नामसून एक करके सभी को मार रहा था। इसी दौरान उसका सामना सार्जेंट से होता है, जिसे लगता है कि डॉक्टर यांग की दवाइयों की मदद से वो बहुत ताकतवर हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उसके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है वो खुद में एक आग का गोला है। सार्जेंट की यही गलतफहमी उस पर भारी पड़ती है और नामसून उसकी खंजर से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर यांग को समझ आ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला। इसीलिए कहानी की शुरुआत में दिखाई गई अपनी उस बेटी को एक बैग में बंद करके वहां से भागने लगता है, परंतु उसकी हरकत से गुस्साए गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी यांग के हाथ में एक बंदूक लग जाती है, जिससे वो सभी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इस गोलीबारी में एक बुलेट उसके बैग में भी लग जाती है, जिसमें डॉक्टर यांग की बेटी का दिल धड़क रहा था। वो अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर डॉक्टर यांग काफी रोता है और रोते रोते उसे उल्टियां होने लगती है, क्योंकि जो डोज उसने लिया था वो उसके शरीर में काम नहीं करता, उल्टा जहर फैलने लगता है। और फिर नामसून डॉक्टर यांग के सर पर गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। आखिर में हम देखते हैं कि नामसून सूना को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि धरती पर इतने सालों बाद बारिश होने लगती है। सभी के लिए खुशी का पल था, जिसके बाद सभी वापस गांव लौट जाते हैं और नामसून दोबारा गांव में शिकार करके मांस बेचने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, तो आपको क्या लगता है कि ईश्वर ने हमें अमर क्यों नहीं बनाए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।